हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर डॉली और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल मौर्य साइंस गुरुकुल में। तो इसमें देखिए गुलाब सर ने एक फिजिक्स का वीडियो डाला था जिसमें रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था और मैं आज से केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों का साथ लेकर चल रही हूँ ताकि जो भी हिंदी वाले स्टूडेंट्स हों वो भी इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ लें और जो भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हों वो भी उसको आसानी से समझ लें। तो देखिए जो इसका जो हिंदी टाइटल होगा रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो यहाँ जो फर्स्ट चैप्टर है, सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं बताने वाली हूँ कि आपको चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि जो परिवर्तन होते हैं जनरली, जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं या फिर जो हमारी डेली लाइफ में केमिकल फिजिकल चेंजेस होते हैं उनके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए, तब आप फाइनली केमिकल रिएक्शंस के बारे में पहचान पाएंगे। तो देखिए जो चेंजेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक फिजिकल चेंजेस जिसको कि हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, दूसरा केमिकल चेंजेस जिसको कि हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, यहाँ जो फिजिकल चेंजेस हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी मटेरियल की स्टेट में चेंज हो रहा हो, शेप में चेंज हो रहा हो या फिर अपीयरेंस में चेंज हो रहा हो तो उसको हम फिजिकल चेंज कहेंगे। यानी कि अगर हिंदी में हम कहें तो अगर किसी की अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो, आकार में परिवर्तन हो रहा हो या फिर बनावट में परिवर्तन हो रहा हो तो उसको हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। अब ये जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं, मीन्स कि अगर एक जो भी मटेरियल है उसकी एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कन्वर्जन हो जाए तो किसी भी जिस भी मीन से या फिर जिस भी इफेक्ट की वजह से वो चेंज हो रहा होता है, जैसे ही वो इफेक्ट हटाया जाता है वैसे ही वो वापस से अपनी पुरानी वाली स्टेट में आ जाती है या फिर उसकी शेप वापस से अपनी पुरानी वाली शेप में वो मटेरियल आ जाता है। अगर हिंदी में बोले तो ये जो भी परिवर्तन होते हैं ये उत्क्रमणीय होते हैं, मीन्स की रिवर्सिबल होते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइज, जो बर्फ का पिघलना है वो एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर एनहेंस करते हैं 0 डिग्री से हाई करते हैं वैसे ही जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से लो कर देते हैं और 0 डिग्री पर रखते हैं, अगर फ्रीज करते हैं पानी को, तो पानी वापस से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आइस वाटर में और वाटर टेम्परेचर चेंज करने पर वापस से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके के जो चेंज होते हैं ये आपने शायद 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि ये जो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं उनको हम इस साइन से नोटेट करते हैं, रिवर्सिबल साइन से नोटेट करते हैं। मीन्स कि यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं तो जो हमारी आइस है ये आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस जैसे ही टेम्परेचर मोर देन जीरो होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, वैसे ही वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और जैसे ही टेम्परेचर लेस देन 0 होगा वैसे ही ये वापस से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर। तो ये क्या हो गया, एक रिवर्सिबल चेंज। इस तरीके से बॉइलिंग ऑफ वाटर, अगर पानी को हम उबालते हैं तो वहां पर क्या होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वाष्प में बदल जाता है, और जैसे ही उसको ठंडा करते हैं तो वाष्प या फिर वेपर वापस से वाटर में बदल जाती है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास को अगर हम ब्रेक भी कर दें तब भी वो कांच ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है, इसीलिए ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, अगर हम नमक को पानी में घोलते हैं तो वो कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, सिर्फ वो उसमें घुल जाता है और एक नमक का सॉल्यूशन या फिर विलेन बन जाता है। लेकिन जैसे ही हम इवेपोरेशन करते हैं या फिर हीट करते हैं उस पानी को तो जितना जो वेपर बनकर वाटर इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि भाप बनकर उड़ जाता है और बाकी का हमारा सॉल्ट वापस वैसा का वैसा में मिल जाता है। तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। इसी तरीके से अगर हम केमिकल चेंजेस की बात करें तो जो केमिकल चेंजेस होते हैं यानी कि रासायनिक परिवर्तन होते हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं या फिर परमानेंट होते हैं। इरिवर्सिबल भी होते हैं और परमानेंट भी होते हैं, यानी कि अनुत्क्रमणीय होते हैं और स्थायी होते हैं अगर हिंदी में बोले तो यहाँ पर जो इसके कुछ कैसे हम पहचानेंगे कि ये फिजिकल है या केमिकल चेंज है। तो देखिए फिजिकल चेंजेस की स्पेसिफिकेशन ये था, चेंज इन स्टेट, चेंज इन शेप एंड चेंज इन अपीयरेंस। इसी तरीके से अगर केमिकल चेंजेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इसे हम पहचान सकते हैं, जैसे कि चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट एंड
इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन स्मेल, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं। इनसे हम पहचान सकते हैं कि जो चेंज हो रहा है वो केमिकल चेंज है। जैसे कि अगर हम बात करें किसी फ्रूट के पकने की, जनरली आपने देखा होगा जो भी फ्रूट्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, लेकिन अगर वो राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो उनका कलर चेंज हो जाता है। किसी का रेड हो जाता है, किसी का येलो हो जाता है, तो किसी का ऑरेंज हो जाता है। इस तरीके से वहां पर केमिकल चेंज है। हम किसी भी पके फ्रूट को वापस से कच्चे फ्रूट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो चेंज इन टेम्परेचर हमें दिखाई देता है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा जो व्हाइट वॉश पहले आता था, कैल्शियम ऑक्साइड, अगर हम उसको पानी में डालते थे तो एकदम से हीट निकलती थी। मतलब हीट निकलती है अभी भी, अगर हम देखेंगे तो जो हीट निकलती है इसका मतलब पहले तो सीएओ एकदम ठंडा था, जैसे हमने वाटर में डाला तो वो एकदम से गर्म हो गया वाटर उससे, तो वहां पर चेंज हुआ टेम्परेचर में। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एक केमिकल चेंज हो गया। अगर हम स्टेट की बात करें तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट का मतलब हो गया कि वो पहले जिस स्टेट में था वो चेंज होकर किसी दूसरी स्टेट में आ जाए। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हम कुकिंग के बारे में बात करें तो जैसे अगर कच्ची सब्जी की हम बात कर रहे हैं तो कच्ची सब्जी एकदम से हार्ड होती है, लेकिन अगर हम उसको पका लेते हैं, उसकी कुकिंग कर लेते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाती है। अब उसकी स्टेट में चेंज आ गया, हार्ड से वो सॉफ्ट में कन्वर्ट हो गई। हम वापस से पकी हुई सब्जी को तो कच्ची सब्जी में चेंज नहीं कर सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल या फिर परमानेंट चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर हम बात करें गैस के लिए, अगर हम एग्जांपल देखें तो आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है जहां पर कि जो जिंक है, जिंक को अगर किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट कराया जाता है तो वहां पर गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो अगर किसी भी रिएक्शन में गैस भी इवॉल्व हो रही है, गैस बाहर निकल रही है, तब हम उसको भी क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। अगर स्मेल में चेंज आ रहा है, जैसे कि कच्चे फ्रूट में कोई स्मेल नहीं होती लेकिन पके हुए फ्रूट्स में अच्छी और डिफरेंट स्मेल होती है। जैसे कि सेब की स्मेल, हम उस सेब को पहचान सकते हैं सेब की स्मेल से, ऑरेंज की स्मेल से ऑरेंज को पहचान सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम मैंगो की स्मेल देखें तो कच्चे मैंगो में स्मेल अलग होती है और राइपन यानी कि पके हुए मैंगो में स्मेल अलग होती है। तो ये सारे के सारे केमिकल चेंजेस होते हैं जिनसे कि हम आसानी से पहचान सकते हैं। और जो केमिकल चेंजेस हैं एक्चुअली में हम उन्हीं को केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, यानी कि उनमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से वो केमिकल चेंज की वजह से उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो देखिए जो केमिकल चेंजेस हैं इनको हम और भी एक स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है। या तो एनर्जी चेंज हो रही होगी और वो एनर्जी या तो हीट के फॉर्म में हो सकती है या तो लाइट के फॉर्म में हो सकती है, यानी कि यहाँ पर ऊर्जा परिवर्तित होती है ताप या फिर प्रकाश के फॉर्म में। अब देखिए हमने आपके एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं और जो आपके क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के एग्जाम में वो भी एनसीईआरटी से ही आते हैं, इनकी जो एक्टिविटीज है उनसे ही आते हैं। तो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल, जो आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है एनसीईआरटी में, वो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, मतलब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाना। तो देखिए जब कभी भी एयर के साथ में, अब देखिए हमें सबसे पहले क्या सीखना है कि जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो कैसे लिखी जाती हैं। तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं, फिर एरो आता है बीच में, उसके बाद में राइट साइड में हमेशा प्रोडक्ट्स लिखे जाते हैं। अगर हम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम की बात करें तो यहाँ पर मैग्नीशियम, हमेशा आपको पता ही होगा कि जब भी बर्निंग होती है तो वह ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होती है किसी भी चीज की जिसकी की बर्निंग हो रही है। अगर हम मैग्नीशियम की बर्निंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ होगी और फाइनली क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमने मैग्नीशियम रिबन को लिया हुआ है और ऑक्सीजन को लिया हुआ है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों जो भी हमारे मटेरियल हैं वो क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स हो जाएंगे और इनसे बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर हम हिंदी में बोले तो ये अभिकारक हो जाएंगे और इस तरफ क्या हो जाएंगे, उत्पाद हो जाएंगे। तो देखिए ये तो हमने केमिकल रिएक्शन लिखी है एक्टिविटी 1.1 के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.2 जिसमें कि आप यहाँ दिया गया रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट विथ पोटेशियम आयोडाइड। अगर हम यहाँ पर बात करें तो लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराई जा रही है, तो इसका मतलब हुआ लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। और जो इससे बन रहा है, मतलब जो भी एरो के आगे, इधर ना लिखकर मैंने इसे नीचे लिख दिया है लेकिन क्योंकि इधर मैं हिंदी में बता रही हूं इसलिए, तो यहाँ पर बन क्या रहा है, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स हो जाएंगे।
तो इस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। इसी तरीके यहाँ पर हम उसको हमने यही हिंदी में बताया हुआ है। अब जो आपकी एक्टिविटी 1.3 है, तो यहाँ देखिए हम इनको केमिकल रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, पहले एक बात ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, इन दोनों के मिलने से एक नया कंपाउंड बन गया। तो जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वहाँ पर कोई नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है। तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड से वापस से मैग्नीशियम ऑक्सीजन नहीं बन सकता, क्योंकि जो जलकर एक बार राख बन गई है उस राख को हम वापस से पुराने कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अगर हम लेड नाइट्रेट की बात करें और इसकी पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ देखिए लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराई जाती है। जो लेड आयोडाइड बनता है ये येलो कलर का होता है। इसका मतलब है यहाँ पर जो नया कंपाउंड बनेगा वो येलो कलर का होगा। तो यहाँ पर कलर में चेंज आ गया और ये कलर वापस से रिवर्सिबल चेंज के थ्रू एक कलरलेस कंपाउंड में चेंज नहीं हो सकता है। इस वजह से ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जो कि केमिकल चेंज के थ्रू हो रही है। अगर हम एक्टिविटी 1.3 की बात करें तो ये है रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें कि गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस। तो देखिए इसका एक्सपेरिमेंट हम ऐसे देख सकते हैं। जो जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, जिनको कि हम जिंक के छोटे छोटे पीसेस भी कह सकते हैं, अगर इसकी रिएक्शन हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है जिंक क्लोराइड में और हाइड्रोजन गैस में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस का एवोल्यूशन हो रहा है। इसका मतलब ये भी एक केमिकल चेंज है। और हम यहाँ भी जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, जो एक बार ये एरो दिखा रहा है कि जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इवॉल्व होगी, वो जो भी गैस इवॉल्व होगी वो ऊपर चली जाएगी, मीन्स कि एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएगी और उसको हम वापस से इन दोनों की रिएक्शन से जिंक ग्रेन्यूल्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं पा सकते हैं। इसीलिए ये भी क्या हो गई, एक इरिवर्सिबल केमिकल चेंज होगा, यानी कि केमिकल रिएक्शन होगी। इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि देखिए जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, इस हाइड्रोजन गैस को जैसे हमने यहाँ जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हुए हैं, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है, हमने इसे कोनिकल फ्लास्क में लिया है और एक कॉक्स की हेल्प से इसको बंद किया है, जिसमें कि होल है सेंटर में। इस होल में हमने एक एल शेप ट्यूब लगाई हुई है। तो जैसे ही यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ में रिएक्शन करेगा तो वहां क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस इस ट्यूब के थ्रू बाहर इवॉल्व होगी। और इस एक्सपेरिमेंट को हम करके भी दिखा सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करके बताइए अगर आपको एक्सपेरिमेंट भी देखना है। तो जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, हम इसकी प्रेजेंस, अगर हम यहाँ पर माचिस की तीली जलाकर लेकर आते हैं तो यहाँ पर ये बर्न होना शुरू हो जाती है। तो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो बहुत ही हाईली फ्लेमेबल होती है। इस वजह से यहाँ पर तुरंत ही फ्लेम जलती हुई दिखाई देने लग जाती है। यही हाइड्रोजन गैस इतनी ज्यादा लाइट वेटेड होती है कि इसको बलून्स में भी फिल किया जाता है, जो कि हवा में आसानी से उड़ जाते हैं, जो गैस वाले बलून्स होते हैं। तो ये हाइड्रोजन गैस बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड होती है, जिसको कि बलून्स को उड़ाने के लिए उसमें फिल किया जाता है। देखिए इस तरीके से आपको केमिकल चेंजेस के बारे में समझ में आया होगा। अगर आप एक्सपेरिमेंट चाहते हैं कि मैं आपको एक्सपेरिमेंट्स भी कर दिखाऊं 10th क्लास के, तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं। तो अगर आपको एक्सपेरिमेंट्स भी चाहिए अपने 10th लेवल के, तो मैं जितने भी एक्सपेरिमेंट्स में से कुछ एक्सपेरिमेंट्स जरूर करके दिखाऊंगी, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट्स हम यहाँ नहीं शेयर करेंगे, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक अलग चैनल बनाया हुआ है। तो आप केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स के लिए आप जा सकते हैं, केमिस्ट्री द वे ऑफ लाइफ हमारा चैनल है। अगर केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स आपको देखनी है तो अभी हमने वहां पर बीएससी, एमएससी और बीटेक के एक्सपेरिमेंट्स अपलोड किए हुए हैं। इसी तरीके से अगर आपको फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स देखने हैं तो आप साइंटिफिक टेम्पर पे जाइए, वहां पर आपको फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स मिल जाएंगे, जो कि बीटेक, बीएससी के लेवल के हैं। लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं कि आपको 10th लेवल के एक्सपेरिमेंट्स भी चाहिए, तो हम जरूर एक्सपेरिमेंट्स दिखाएंगे। अभी जो गुलाब सर हैं वो तो एक्सपेरिमेंटली ही डिस्क्राइब भी कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन ही कर रहे हैं जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको। लेकिन अगर आपको केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स चाहिए तो हमें केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके लिए, इसीलिए हमें वो स्पेशली करके देखने होंगे और आपके लिए उनको रिकॉर्ड करना होगा। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, हम जरूर ही उनको अपलोड करेंगे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, इसको शेयर जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।